हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्ट में हमारी मेन लीड लीशाओ को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि ये पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटर वांगशू ने बनाई हुई है। तो लीशाओ ये पेंटिंग देखकर कहता है कि जैसे ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो पेंटर भी वैसी होगी। फिर दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड मिंगशू को देखते हैं जो कि वही पेंटर है जिसके बारे में लीशाओ भी बात कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रही होती है। जब उसका काम हो जाता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो बताने लगता है कि अब उसके ऊपर लव पॉइजन का असर हो चुका है और फिर वो उसे यहाँ हैरेस करने के लिए पीछे बढ़ जाता है। तो मिंगशू उसे बचकर भागने लगती है और वो उसी पेंटिंग हॉल में आ जाती है जहाँ पर लीशाओ पहले से अपने असिस्टेंट के साथ होता है। मिंग यहाँ पर लीशाओ के पास आकर उसे हेल्प करने का बोल रही होती है। असिस्टेंट कहता है कि लड़की क्या तुम पागल हो गई हो जो मिस्टर लीशाओ के पास उन्हें सेड्यूस करने आई हो, क्या तुम्हें मरना है। ये सुनते के साथ ही मिंगशू समझ जाती है कि लगता है ये कोई पावरफुल बंदा है, फिर तो अभी मैं इसका यूज़ करके उससे बच सकती हूँ। तभी फिर वो आदमी मिंगशू के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाता है। तो फिर मिंगशू उसे दिखाने के लिए एक्टिंग करने लगती है और वो लीशाओ को अपना हस्बैंड कहती है। लीशाओ तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स। तो फिर ये आदमी भी चिल्लाने लगता है कि तुम मैरिड हो और मुझे लगा था कि तुम एक वर्जिन लड़की होंगी। तो मिंगशू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं मैरिड हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना टॉल भी है। फिर ये आदमी को तो मिंगशू पर और गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो लीशाओ का असिस्टेंट इसे पहले ही मार के नीचे गिरा देता है और इसे उठा के यहाँ से लेकर जाता है। फिर मिंग भी लीशाओ को थैंक यू बोलकर जाने वाली होती है तो वो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि मेरा यूज़ करने के बाद तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। फिर मिंगशू भी सोचती है कि उसके ऊपर अभी मेडिसिन का असर है। फिर वो उसे किस करने लग जाती है और फिर ली भी उसे किस कर रहा होता है और उसे उठा के ऐसे अपने साथ बाथटब में लेकर जाता है और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जैसे यहाँ पर मिंग की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा सपना क्यों देखी। फिर वो ली को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरा सपना नहीं था। फिर वो उसे पूछती है कि आखिर कल रात क्या हुआ है। तो ये सुनते के साथ ही लीशाओ सोचता है कि ये लड़की कितनी चालाक है, इसने बड़ी चालाकी से मेरे साथ नाइट स्पेंड करी और अब इनोसेंट लड़की बनने का प्रिटेंड कर रही है। मिंगशू ली को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर कैसे आ गए। तो लीशाओ कहता है कि तुम सारी लड़कियाँ क्या ऐसी ही होती हैं, कल तुम खुद आई थी मुझे सेड्यूस करने के लिए और अब तुम मुझे बताओ कि तुमने आखिर किस मकसद से मुझे अप्रोच करी थी। मिंग जल्दी से अपना फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो ये जल्दी से इसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि कल तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी और अब मुझे धमकी दे रही हो पुलिस को कॉल करने की। फिर वो उसके फ़ोन में देखता है कि उसने तो इसकी और अपनी कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड करी है। तो ये सोचता है कि यानी मैं गलत सोच रहा हूँ इसके बारे में। तभी इतने में मिंग को सब याद आने लगता है कि कल रात ऑक्शन था तो उसके डैड ने उसे स्टूडियो में रहने के लिए बोले थे और जब उसने अपनी पेंटिंग कंप्लीट करी थी तो वहाँ पर एक आदमी आ गया था और उसने उसे ड्रग दे दिया था। तो फिर ये सब याद कर लेती है कि कैसे फिर वो यहाँ पर ली के पास हेल्प के लिए आ गई थी और उसके साथ उसने खुद नाइट स्पेंड करी थी। फिर वो ये सब याद करने के बाद सोचती है कि ये क्या, मैंने तो इसे खुद सेड्यूस करी हूँ। फिर वो इसे कहती है कि सॉरी कल मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था। ऐसा कहकर वो जाने की कोशिश करती है तो ली जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाने के लिए कोशिश करोगी ना तो फिर मैं कल का वो बाथटब प्ले फिर से रिपीट करूँगा। तो फिर ये सुनने के साथ ही मिंग याद करती है कि दोनों ने कल बाथटब में क्या करे थे। फिर वो सोचती है कि नहीं ये पागल है और मैं इसे गुस्सा नहीं दिला सकती। फिर जैसे यहाँ पर ली उसे छोड़ता है तो ये फिर से उठकर भागने लगती है। तो ली उसके सामने आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोने के बाद भागने का सोच रही हो। मिंग कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ वाली ड्यूटीज़ पूरी करो। तो मिंगशू इसे दूर करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ली का स्टूडेंट यहाँ पर मिंगशू के लिए ड्रेस लेकर आता है और ली से दे देता है कि जाओ ड्रेस चेंज कर लो। फिर वो जैसे ही ड्रेस चेंज करके आती है तो ये कहता है कि ये लो। फिर ली से एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके डैड उसकी स्टेप सिस्टर के साथ बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक बार मिंग उस आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी तो वो उन लोगों को अच्छे खासे पैसे देने वाला है और साथ ही साथ मिंग जो अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रही है जो इतनी महंगे दाम में बिक रही है उसकी वजह से उसकी स्टेप सिस्टर यूना का ही नाम होगा। यूना कहती है कि डैड आपने तो मस्त उस अडॉप्टेड लड़की को फूल बना के रखी हो और वो हमें अपनी रियल फैमिली समझ के हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। उसकी वजह से आज मैं एक फेमस पेंटर कहला रही हूँ और वो मेरे बदले का सारा काम कर रही है। दोनों ये बातें करके हंस रहे होते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ली ये सारी वीडियो मिंगशू को दिखा रहा होता है
और मिंगशू को अब जाकर पता लगा है कि वो उसकी रियल फैमिली नहीं है और वो तो बस उनकी अडॉप्टेड डॉटर है और इतने सालों से उन लोगों ने उसे झूठ बोले हैं। फिर ये दूसरी वीडियो दिखती है जिसमें इसे पता लगता है कि यूना ने इसके फियांसे के साथ मिलकर नाइट भी स्पेंड कर रही है और वो दोनों इसे चीट कर रहे हैं। फिर तो यहाँ पर मिंगशू को और शौक लगता है कि जिस बंदे से वो प्यार कर रही थी उसने भी उसे धोखा दिया है। फिर ये सब देखने के बाद मिंगशू डिसाइड कर लेती है कि मुझे फाइट बैक करना है। तो लीशा कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा रोने लगोगी। तो ये कहती है कि आखिर मैं क्यों रोऊंगी, वो भी इन जैसे लोगों के लिए। तो फिर ये सुनकर लीशा खुश होता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब उस लड़के को डंप करो और तुम मुझे डेट करो। तो ये कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है मैं बहुत ही बेचारी हूँ और तुम भी मेरे साथ खेलना ही चाहते हो ना, तुम भी कोई अच्छे नहीं हो और इस दुनिया में कोई मैन अच्छा नहीं होता है। ऐसा बोलकर वो जाने की कोशिश करती है तो ये उसे रोकता है और कहता है कि अब तो तुम मुझे और भी इंटरेस्टिंग लग रही हो, इसलिए वाइफ क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहो। तो सुनते के साथ ही मिंगी से थप्पड़ लगाती है। तो मिंग कहता है कि तुम पहली हो जिसने मुझे थप्पड़ लगाने की हिम्मत करी है और तुम जितना ये सब कर रही हो ना, तुम मुझे और भी इंटरेस्टिंग लग रही हो। तो फिर मिंगशू इसके ऊपर कॉफ़ी भी फेंक देती है और इसे परवर्ट बोलकर यहाँ से चली जाती है। ये देखकर असिस्टेंट शॉक रह जाता है और सोचता है कि पहली बार है कि मिस्टर लीशाओ को किसी ने परवर्ट बोला है। फिर वो पूछता है कि बॉस आप कहें तो मैं जाकर उस लड़की को सबक सिखाऊं और उसे यहाँ पकड़ के लेकर आऊँ। तो ली इसके लिए मना करता है और कहता है कि वो लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू यहाँ जैसे अपने घर पहुँचती है तो उसके ये फेक डैड उसे देखते के साथ ही कहने लगते हैं कि तुम रात भर घर नहीं आई, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की वाली ये बात नहीं है, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे सॉरी नोट को 10 बार कॉपी करना होगा। और वो उसे बुक देते हैं तो मिंगशू पेपर को ही फाड़ देती है। ये देखते के साथ ही मिंगशू की ये नकली सिस्टर और उसकी ये नकली स्टेप मॉम यहाँ पर उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो आखिर बेइज्जती कर रही है। फिर डैड भी कहने लगते हैं कि क्या तुम फैमिली रूल्स भूल गई हो। तो फिर ये सुनते के साथ ही मिंगशू उस पेपर को और फाड़ कर फेंक देती है और कहती है कि भाड़ में गए आपके फैमिली रूल्स। तो डैड कहने लगते हैं कि अब तुम बहुत ही बदतमीज बनती जा रही हो और मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। तो मिंगशू कहती है कि हाँ, अब मैं नहीं सुनने वाली हूँ और अब आप लोग मेरा और यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर यूना और उसकी मॉम भी कहने लग जाते हैं कि तुम आखिर डैड से ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो। फिर डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे खिलाफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें इसलिए इतना पनिशमेंट दे रहा हूँ ताकि तुम एक अच्छी लड़की बनो। मिंगशू कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि आप मेरा यूज़ करके मुझे बेच सके ना। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कल रात उस मिस्टर जियांग के जरिए आपने मुझे ड्रग दिलवाया है ताकि आप मुझे उसे बेच सको। तो फिर ये सुनते के साथ ही डैड सोचते हैं कि इसे सब कैसे पता लग गया। फिर वो एक्टिंग करते हुए से कहते हैं कि वो मिस्टर जियांग हमारी फैमिली की बहुत हेल्प कर रहा है, तो तुम क्या फैमिली के लिए थोड़ा सा भी बलिदान नहीं दे सकती हो। फैमिली का इसमें फ़ायदा होगा और हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे और तुम्हें तो सोचना चाहिए ना कि तुम्हारे डैड के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मिंगशू चिल्लाने लगती है कि आप बार बार मेरे डैड बनने की एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरीके से जान गई हूँ कि आप मेरे रियल डैड नहीं हो और मेरे पास एविडेंस है, तो मुझे फूल बनाने की भी कोशिश मत करना। तो फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा रियल डैड नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें 20 सालों से अपनी बेटी की तरह ही पाला हूँ और तुम्हें सच में अपनी बेटी की तरह ट्रीट करा हूँ। मिंगशू कहती है कि आप लोगों ने मेरा यूज़ किया है, आपकी फैमिली ने मुझसे पेंटिंग बनवाई है अपनी बेटी का नाम करने के लिए और फिर मुझे कई सारे पैसों में बेच भी दिए। आखिर आप लोग मेरी फैमिली कैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं। फिर यूना की मॉम से थप्पड़ लगाने जा रही होती है तो मिंगशू उनका हाथ रोक देती है और कहती है कि सोचना भी मत कि आप लोग अब मुझे बुली कर सकते हैं। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम ही सोचो ना, बचपन से हमने तुम्हें पाले और हमारी बेटी बाहर इतने सालों तक सफ़र कर रही थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बेटी के लिए तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें हमारी फैमिली के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मिंगशू उन्हें याद दिलाती है कि जब वो 12 साल की थी तभी भी उसने इतनी फेमस पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम उसने यूना को दे दी और फिर जब जब उसने कोई कंपटीशन भी जीती है तो वो सारा नाम भी यूना को ही गया है और वो उसके नाम पर फेमस पेंटर बन के घूम रही है। तो मिंगशू कहती है कि क्या ये सब इतना काफ़ी नहीं था। तो डैड कहते हैं कि हाँ, ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मिंगशू कह देती है कि फिर बहुत हो गया, अब आपका प्लान यहीं पर ही ख़त्म है, क्योंकि मैंने कल ही आपका प्लान ख़राब कर चुकी हूँ। मैंने जिस मैन के साथ नाइट स्पेंड करी हूँ वो मिस्टर जियांग नहीं बल्कि कोई और था और अब आपकी फैमिली के ऊपर मेरा कोई उधार नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। फिर वह जैसी जाने लगती है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं और यूना अपने डैड से कहने लगती है कि हम इसे नहीं जाने दे सकते, ये हमारा सीक्रेट जानती है, फिर मेरा सारा नाम खराब हो जाएगा। फिर मिंगशू पूछती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो यूना के डैड उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जाना है ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम वापस से एक लास्ट पेंटिंग बनाओगी अपनी सिस्टर यूना को कॉम्पिटिशन में जिताने के लिए, और ये पेंटिंग तुम्हारे फ्रीडम के बदले में होगा। तो डील कैसी रही कि डैड की तरफ से तुम्हारे लिए लास्ट एहसान में कर रहा हूँ,
मिंगशू समझ जाती है कि ये इतनी आसानी से तो मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन अभी बहाना लेकर यहाँ से जाने का ये अच्छा मौका है। फिर वो डील कर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं पेंटिंग करने के लिए स्टूडियो जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं, जो कि असिस्टेंट के साथ मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो तो मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं समझ रही है, लेकिन मैं उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तो फिर इस बारे में फिर असिस्टेंट भी सोचने लगता है कि इतनी सारी लड़कियां बॉस के पीछे पड़ी रहती हैं, लेकिन वो उन सभी को दूर फेंक देते हैं, लेकिन पहली बार है कि किसी लड़की ने मिस्टर ली की वर्जिनिटी छीनी है। फिर वो उसे बताने जा रहा होता है कि बॉस ज़रूर आप उस लड़की की बॉडी से ऑब्सेस्ड है। इतने में ली कहने लगता है कि ज़रूर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम दोनों की जोड़ी मैच मेड इन हेवन होगी। तो फिर ये सुनने के बाद असिस्टेंट भी मान जाता है कि हाँ बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर ली को बताने लगता है कि जिस पेंटिंग को उसने ख़रीदा था वो फ्रेम हो चुकी है। दूसरी तरफ मिंगशू यहाँ पेंटिंग ड्रॉ कर रही होती है और अपने उस फेक डैड की बातों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उन्होंने उसे अपनी बातों में लेकर उसे इतने सालों से पेंटिंग बनवाए और उस पेंटिंग का सारा क्रेडिट यूना को दे दिए, ये कहकर कि उन लोगों ने उसे इतने सालों से यहाँ पर पाले और उसकी दूसरी बहन इतने सालों से बाहर थी और उसे बचपन में किसी ने किडनैप कर लिया था, तो उसने कितना सफ़र करी है। और वो वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटर है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी तो वो कभी ड्रॉ नहीं कर पाएगी। तो मिंगशू फिर यूना पे तरस खाकर अपनी की हुई पेंटिंग की क्रेडिट उसे देने के लिए मान जाती है। मिंगशू ये सब याद करके सोचती है कि अब मुझे सपने से बाहर आ जाना चाहिए। फिर वो अपने दांत से अपना हाथ काटती है और अपने खून को पेंटिंग में यूज़ करती है ताकि पेंटिंग में अच्छी फिनिशिंग दे सके। तभी इतने में यहाँ पर ली शाओ पहुँच जाता है और उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगता है और कहता है कि ज़रूर तुमने इस पेंटिंग का मतलब ये बनाई होगी ना क्योंकि तुम्हें फ्रीडम चाहिए। मिंगशू कहती है कि तुम्हें भी पेंटिंग की नॉलेज है, तो ये कहता है कि पेंटिंग की नहीं बल्कि तुम्हारी है। मिंगशू सोचती है कि अगर उसे यून फैमिली से बदला लेना है तो वो इसका यूज़ कर सकती है। फिर वो कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ कि नहीं, तो अगर अब मैं हाँ कहूँ तो फिर ये सुनते के साथ ही ली कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए सब कर रही हो। तो ये कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। ली तो तुरंत ही रेडी हो जाता है और कहता है कि लेकिन अभी मुझे पहले इंटरेस्ट चाहिए। फिर वो उसका हाथ बांध देता है और उसे किस करने लगता है। फिर यूना भी उसे किस कर रही होती है। फिर वो सिगरेट निकालता है और मिंगशू लाइटर लेकर अपनी पेंटिंग के पास आकर उसे जला देती है और सोचती है कि अब इस फैमिली का जो नाम इतना था वो सब वो छीन लेगी क्योंकि ये सब उसका होना चाहिए था। फिर ली यहाँ पर आकर उस पेंटिंग की आग में से अपनी सिगरेट को जलाता है और कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और फिर वो भी यहाँ बाकी पेंटिंग्स को जलाने लगता है। फिर ये देखते के साथ ही मिंगशू तो खुश हो जाती है और ली उसे खुश करके अच्छा फील करने लगता है। तो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं पागल हो गई तो कहता है कि मुझे पागल लोग पसंद है। तो फिर ये सुनते के साथ ही मिंगशू फिर से उसे किस करने लगती है और तभी इतने में मिंगशू के फ़ोन पर उसके उसी फेक डैड की कॉल आती है और वो कहते हैं कि बेटा अब उस पेंटिंग को मेरे पास लेकर आ जाओ। फिर कॉल रखते ही ली कहता है कि तुम चाहो तो मैं इन लोगों से तुम्हारा बदला ले सकता हूँ। तो मिंगशू कहती है कि अभी नहीं, अभी तो सबसे पहले मैं पेंटिंग कंपटीशन में ही उन लोगों से बदला लूंगी और उनकी इज्जत उतारूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर वो पेंटिंग लेके जाने लगती है और ली से कह देती है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी खेलेंगे। तो ली तो और इम्प्रेस हो जाता है कि ये सच में वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके शादी के गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं मिंगशू से ही शादी करूँगा। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लेकिन आपके ग्रैंडपा ने तो पहले से ही आपकी इंगेजमेंट फिक्स करके रखी है। तो ली कह देता है कि मैं कोई अपनी ग्रैंडपा की फिक्स की हुई शादी नहीं करने वाला हूँ और अगर उन्हें करनी है तो वो खुद कर ले। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू यहाँ पर अपने डैड के सामने पेंटिंग लेकर पहुँच जाती है और फिर उनके ऊपर राख फेंक देती है और कहती है कि मैंने पेंटिंग ऑलरेडी जला चुकी हूँ। ये सुनते के साथ ही वो लोग तो शॉक हो जाते हैं कि ये कितने सारे मिलियंस की पेंटिंग थी। फिर डैड तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाते हैं कि तुमने इतनी महंगी पेंटिंग बर्बाद कर दी। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। मिंगशू कहती है कि क्या आप मुझे मारने वाले हो? ठीक है फिर मार दो, लेकिन फिर आपको ये कॉम्पिटिशन कोई नहीं जीता सकता है। तो डैड कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम अभी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और हम बस यही चाहते हैं कि तुम बस पेंटिंग कंपटीशन में जिताकर हमारी फैमिली का नाम ऊंचा कर दो। तो फिर मिंगशू असली वाली पेंटिंग दे देती है, जिसे देखकर यूना और उसके डैड दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब ये पेंटिंग से वो लोग ज़रूर कंपटीशन जीत जाएंगे। और फिर डैड यहाँ पर यूना को समझाने लगते हैं कि जो जज आने वाला है वो ली फैमिली का यंग मास्टर है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर है और अगर कहीं उसे ये पेंटिंग पसंद आ गई तो क्या पता वो यूना में ही इंटरेस्ट ले ले। फिर यूना तो खुश होने लगती है कि मेरी अगर उसे शादी होगी तो कितनी बड़ी बात होगी। तभी ली शाओ का नाम सुनकर मिंगशू सोचती है कि क्या ये लोग उसी ली के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ।
फिर इतने में यूना उसे देख लेती है और कहती है कि तुम मिस्टर ली शॉ के बारे में सोचना भी मत, वो सिर्फ मेरा है। फिर इतने में हाउसकीपर आता है और बताता है कि ली फैमिली की तरफ से शादी के गिफ्ट आए हैं। और फिर ये सारे गार्ड ये सारे गिफ्ट रखते हुए बताते हैं कि मिस्टर ली शॉ ने आपकी बेटी से शादी करने के लिए प्रपोजल भेजे हैं। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि ज़रूर मिंगशू ने जो पेंटिंग बनाई है वो ज़रूर ली शॉ को पसंद आ गई होगी और इसकी वजह से उन्होंने उनकी बेटी यूना के लिए शादी का ऑफर भेजा है। फिर यूना यहाँ मिंगशू को बातें सुनाने लगती है कि देखा, अब मेरी इतनी रिच फैमिली में शादी हो जाएगी और तुम मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होंगी। मिंगशू कहती है कि मुझे ये सब चाहिए भी नहीं और ना मुझे तुमसे कोई कंपैरिजन करना है, और हाँ, मेरा तो तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहने वाला है। फिर उसके डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि ठीक है, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था अब इस पे साइन करो और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं होंगी। तो फिर मिंगशू तुरंत ही साइन कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। और फिर यहाँ पर यूना के डैड तो उसी मिस्टर जियांग से कॉल पर बात करते हैं कि उन्होंने मिंगशू को यहाँ से भेज दिए और अब वो उसे पकड़ के लेके जाए और फिर उसे मार भी दे। तभी जैसे ही मिंगशू घर के बाहर निकलती है तो उसे उसका एक्स फियांसी हान यहाँ पर मिल जाता है और वो उसे मनाने लगता है और उसे कहता है कि वो अभी भी उसे ही पसंद करता है, चाहे वो इस फैमिली की बेटी हो या ना हो। तो मिंगशू कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने यूना के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। तभी यहाँ पर यूना भी पहुँच जाती है और वो हान की साइड लेते हुए मिंगशू को बातें सुनाती है कि तुम आखिर हान से कैसे बातें कर रही हो। तो मिंगशू कहती है कि तुम लोग तो चुप ही हो जाओ, तुम लोग साथ मिले हुए हो। और फिर वो यहाँ हान को बातें सुनाकर यहाँ से चली जाती है। तो हान को गुस्सा आता है कि आखिर ऐसे कैसे वो मुझे रिजेक्ट करके जा सकती है। तो यूना ऐसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे डैड ने ऑलरेडी उसे बेच चुके हैं और अब वो बचने वाली नहीं है। फिर यहाँ पर ली अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है और असिस्टेंट मिंगशू फिर हम देखते हैं कि ली अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है और उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, अगर मिंगशू ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दी तो फिर? तो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर किस लड़की को पैसे नहीं पसंद है, और हाँ, अगर उसने मना करी तो वो ज़रूर इसलिए होगा कि तुमने ज़्यादा गिफ्ट नहीं लेकर गए होंगे, और हाँ, मुझे बहुत ही ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन चाहिए तो उसका भी अच्छा सा इंतज़ाम करना, बहुत ही लग्जरी कार्स भी होनी चाहिए। तभी हम यहाँ पर मिंगशू को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रही होती है। तभी उसके सामने कुछ कार्स आके रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे बाहर आ जाते हैं और वो लोग मिंगशू को ज़बरदस्ती पकड़ के कार में बैठाने लगते हैं। तभी यहाँ पर ली आते हुए मिंगशू को कार से ले जाते हुए देख लेता है और अपने असिस्टेंट को कार को फॉलो करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे गुंडे मिंगशू को एक सुनसान जगह पर लाए होते और यहाँ पर वो मिस्टर जियांग यहाँ उसे कहता है कि आप तो मेरे हाथों बचोगी नहीं। तो फिर मिंगशू से कहने लगती है कि मेरे साथ ये सब करके तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने उस दिन मिस्टर लीशा को तो देखा था ही ना, वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो पहले तो मिस्टर जियांग इस पर यकीन करके डरने वाला होता है, पर फिर वो समझ जाता है कि नहीं, तुम मुझे ज़रूर फूल बना रही होंगी, और फिर वो इसे थप्पड़ लगाता है और फिर अपना बेल्ट भी निकाल लेता है उसे मारने के लिए। और फिर टाइम पर यहाँ पर ली अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है मिंगशू को बचाने के लिए और वो सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है और वो लोग अपना सारा काम निपट लेते हैं। और ली तो यहाँ पर सीधा मिंगशू के पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम मुझे हस्बैंड बोलो, फिर देखो मैं इसे और कितना मारता हूँ। और वो 3 तक काउंटिंग करने लगता है तो फिर मिंगशू उसे हस्बैंड बोल देती है। ये सुनते के साथ ही फिर ली खुश होता है और उस बंदे को और मारता है और उसे सबक सिखाने के बाद वो मिंगशू के पास आकर कहता है कि वाइफ चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो ये कहती है कि अब मेरा कोई घर नहीं है। ली कहता है कि अब से मैं जहाँ पे रहूँगा वो तुम्हारा घर होगा, ऐसा बोलकर उसे उठा के लेके जाने लगता है और असिस्टेंट से कह देता है कि वो बाकी चीज़ें निपट ले। फिर रात में हम देखते हैं कि मिंगशू सोते हुए सपना देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डरते हुए कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे लॉक मत करना। तो यहाँ पर फिर ली उसे संभालने लगता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पास और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती जैसे ही मिंगशू की नींद खुलती है तो वो ली को अपने से दूर होने के लिए बोलती है। तो वो उसे याद दिलाता है कि कल रात तुम ही थी जो मुझे हक करके रखी हुई थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ कर ना जाऊँ। और फिर ली यहाँ पर मिंगशू से पूछता है कि चलो अब तुम जाग गई हो तो ये बताओ कि आखिर कल तुम्हें जिसने किडनैप किया था उसके पीछे तुम्हारे उस फेक डैड युनजंग का हाथ है। मिंगशू कहती है कि हाँ, उसने मेरे से वो पेंटिंग ले लिया और फिर उसके बाद मेरा मुंह बंद करवाने के लिए मुझे मारने का ऑर्डर दिया। ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा उससे बदला लूँगा। तो ये कहती कि नहीं, मैं अपना बदला खुद लूँगी। मैंने सोच के रखी हूँ कि जो मैंने पेंटिंग उसे बना कर दी हूँ ना, सेम वैसी ही पेंटिंग मैं वापस से बनाने वाली हूँ। और फिर जब मैं पेंटिंग कंपटीशन में सभी के सामने ये बता दूँगी तो उन लोग की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी कि उन लोगों ने कैसे मेरी पेंटिंग का यूज़ करा है।
और इस तरीके से मैं उनसे अपना बदला लूँगी। फिर इतने में मेड यहाँ पर मिंगशू के लिए ड्रेस लेकर आती है। तो ली बताता है कि ये ड्रेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। फिर मिंगशू जब ये ड्रेस पहन कर आती है तो बहुत ही खुश होने लगती है कि ये कलर मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है और इतने दिनों बाद मैंने कोई न्यू कपड़ा पहनी हूँ। फिर वो गोल घूमते हुए यहाँ ली से टकरा जाती है। तो ली कहता है कि देखो वाइफ, तुम खुद यहाँ मेरे पास आ गई। तो मिंगशू कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो ली को आवाज़ देता है कोई काम के लिए बात करने को। तो फिर ली मिंगशू से कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं ज़रूरी बात करके आता हूँ। और फिर ली अपने असिस्टेंट से बात करने जाता है और असिस्टेंट इसे बताता है कि यून फैमिली ने कैसे उसकी सारी शादी के दिए हुए गिफ्ट को अपने पास रख लिए हैं। ली को जानकर बहुत ही गुस्सा आती है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर उसे मिंगशू की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और साथ ही साथ सारे क्लूज़ भी कि कैसे उसके फेक डैड ने गुंडों को ऑर्डर दिए थे उसे मारने के लिए। और फिर ली को ये जानकर बहुत ही खुशी मिल रही होती है कि मिंगशू ही वो फेमस पेंटर है जिसकी पेंटिंग उसे हमेशा से इतनी पसंद थी। और फिर असिस्टेंट ली को इस बारे में बताता है कि मिंगशू को यून फैमिली में बिल्कुल भी अच्छे से रखा नहीं जा रहा था और वो लोग उसे रहने के लिए स्टोरेज रूम दे रहे थे और खाने के लिए लेफ़्ट ओवर्स और कोई भी वैल्यू नहीं। ली को ये जानकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मिंगशू ने इन 10 सालों को कैसे उस घर में गुजारी होगी। और वैसे भी जो आदमी अपनी बेटी को बेचने के बारे में सोच सकता है उसके अंदर इंसानियत हो भी कैसे सकती है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, इतने सालों से मिस मिंगशू ने बहुत ज़्यादा सफ़र करी है और इस वजह से वो कितनी अपसेट होंगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप अभी मुझे ऑर्डर दो, मैं यून फैमिली को मार देता हूँ। तो फिर ली इसके लिए मना करता है और कहता है कि सिर्फ मौत की सज़ा उन लोग के लिए बहुत ही कम होगी, बल्कि उन्हें मैं ज़िंदा रख कर बहुत ही तड़पाऊँगा, तब जाकर ये असली रिवेंज होगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और म्यूज़ियम को कांटेक्ट करो और मिंगशू के सारे पेंटिंग्स को मेरे लिए ख़रीद कर लेकर आओ। मैं मिंगशू को एक नई आइडेंटिटी देना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू जब अपनी पेंटिंग कर रही होती है तो यहाँ पर ली भी आ जाता है और उसे पेंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताने लगता है। तो कहती है कि तुम्हें भी पेंटिंग के बारे में इतनी नॉलेज है। तो ली कहता है कि मुझे बचपन से ही थी। फिर वो मिंगशू का हाथ पकड़ के थोड़ी चीज़ें ड्रॉ करता है और उसे बताता है कि वो भी पेंटिंग कंपटीशन में जाने वाला है। तो कहती है कि क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। ली कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए जाना चाहता हूँ, तुम्हारा रिवेंज लेने में मदद करनी। मैं तुम्हारी पेंटिंग वाली आइडेंटिटी तुम्हें वापस दिलवाना चाहता हूँ और वो सारी इज्जत भी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो मिंगशू सुनकर शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं ही वो फेमस पेंटर हूँ। वो इस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करे, मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल नफरत है। तो ली कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे इस बारे में सब कुछ पहले से पता था और हाँ, ये सब मैं अपना बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर ये कहती है कि आखिर तुम्हारी यून फैमिली से कौन सी ग्रज है। ली कहता है कि बहुत पुरानी। मिंगशू सोचती है कि फिर तो इसकी मदद से मैं उन लोग से रिवेंज ले सकती हूँ। वो इसे बताने लगती है कि लेकिन यून फैमिली के पीछे मिस्टर ली शाओ का हाथ है, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सुनते के साथ ही ये सोचता है कि आखिर मैं कब उन लोग को सपोर्ट करने लग गया। फिर ली से क्लियर करता है कि मिस्टर ली शाओ को ऐसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो आखिर इन्हें सपोर्ट क्यों करेंगे। मिंगशू इसे बताती है कि कल ही मिस्टर ली शाओ ने अपनी शादी का प्रपोजल भेजे थे मेरी सिस्टर यूना से शादी करने के लिए। ये सुनते के साथ ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर ली शाओ उस यूना से शादी नहीं करने वाले। तो फिर मिंगशू भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर वो कहती है कि लेकिन आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें इतना क्लियरली कैसे पता है, और हाँ, तुम्हारा भी सरनेम तो ली है ना, तो आखिर मिस्टर ली शाओ से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो ये कहता है कि मैं अपनी असली आइडेंटिटी सिर्फ अपनी वाइफ को बताऊंगा। तो बताओ, क्या तुम मेरी वाइफ हो। मिंगशू कहती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। तो फिर वो उसे हक करता है और कहता है कि हाँ, तुम मेरी वुमेन हो, तो मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। तो बताओ, तुम मुझे डेट करना चाहती हो कि नहीं। फिर मिंगशू इस बारे में सोचने लगती है कि उसे अभी किसी पावर की ज़रूरत है और इस बंदे के पास बहुत ही पावर है और अनएक्सपेक्टेडली उसने कई बार उसकी हेल्प भी किया है। तो फिर मिंगशू मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें हाँ कह रही हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे पहले तो तुम मुझे एक न्यू आईडी तैयार करके दो। तो फिर ये तुरंत ही इसे एक कार्ड देता है और कहता है कि देख लो, अब तुम्हारी नई आइडेंटिटी है और ये रहा मेरा सुप्रीम कार्ड, जिसको तुम कहीं पे भी कुछ भी खर्च कर सकती हो और जो चाहे वो खरीद सकती हो। और तीसरा ये फ़ोन भी, जो कि बहुत ही सेफ्टी वाला है, तुम आराम से अपना काम कर सकती हो। ये सब देखकर मिंगशू तो शौक रह जाती है कि ली उसके लिए कितना कुछ कर रहा है।
वो सोचती है कि ऐसे मैन के लिए तो कोई भी लड़की प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन मैं अभी इसके प्यार में नहीं पड़ सकती। मुझे बस अपना रिवेंज लेना है और अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना है। और फिर वो उसे हक करने की कोशिश करता है, तो मिंगशू उसे दूर करती है और कहती है कि मेरी अभी दूसरी शर्त भी है, और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ सेम रूम में नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर ये उसके लिए तुरंत ही मान जाता है। तो मिंगशू कहती है कि तुम इतनी जल्दी मान गए? तो ये कहता है कि ऑफकोर्स है कि मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम दोनों सेम रूम में नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, हम लोग साथ सोएंगे। तो मिंगशू से चिल्लाती है कि ये कौन सी बात हुई। तो फिर लियू से कहता है कि तुम्हें हक करे बिना मुझे नींद नहीं आती है, और मैं कह रहा हूँ ना कि हम दोनों बाद में फिर 2 सेपरेट रूम में ही सोएंगे। फिर मिंगशू तो गुस्सा हो जाती है कि तुम एक परवर्ट हो। तो ये कहता है कि वाइफ मैं तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपनी जान की, और तुम बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। फिर मिंगशू इसके लिए हाँ बोल देती है और कहती है कि फिर अब क्या तुम मुझे अपनी असली आइडेंटिटी बता सकते हो। तो ली मन में सोचता है कि अभी तो मेरी लिन फैमिली के साथ इंगेजमेंट है, तो उसे तोड़ने से पहले मुझे अभी से कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर वो इसे नहीं बताता। तो मिंगशू कहती है कि सच में तुम बहुत ही कंजूस हो। फिर इतने में यहाँ पर ली को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि बॉस सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो गया है। तो फिर ली यहाँ पर मिंगशू से कहता है कि मैं अभी अपना काम करके आता हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर फिर जल्दी से उसे किस करता है और फिर जाता है। दूसरी तरफ यूना अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि डैड अब हम क्या करेंगे, उस मिस्टर ली शाओ ने सारी शादी के गिफ्ट वापस ले लिए है, लगता है वो मुझसे अब शादी नहीं करना चाहता। तो डैडी से चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि वो मिस्टर ली शाओ तुमसे शादी करना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं, वो जिससे शादी करना चाहता है वो असल में मिंगशू थी। तो यहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डैड कहते हैं कि भूलो मत कि मिंगशू टैलेंटेड होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी थी, और वही असली वाली वो फेमस पेंटर है। तो ये सुनते के साथ ही यूना डर जाती है और कहती है कि डैड अब हम क्या करेंगे, अगर उस मिस्टर लीशा को पता लग गया कि मैं बस मिंगशू की जगह ले रही हूँ और मैं तो वो पेंटर हुई नहीं, तो आखिर क्या वो मुझे मार देगा। तो डैड कहते हैं कि डरो मत, अगर वो ली शाओ तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा तो कोई बात नहीं, हान की फैमिली तो अभी भी हमारे हाथ में, हम हान की शादी तुमसे करवाएंगे। तभी इतने में डैड को कॉल आती है और इन्हें पता लगता है कि मिस्टर ली शाओ इनसे बात करना चाहता है। तो फिर कॉल रखते के साथ ही ये अपनी बेटी और अपनी वाइफ को गुड न्यूज़ सुनाने लगते हैं कि लगता है उस मिस्टर ली शाओ को अभी कुछ फेक और रियल के बारे में पता ही नहीं है और वो अभी भी तुमसे शादी करना ही चाहता है। फिर डैड बहुत ही खुश होकर यूना से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, अभी हम लोग ली फैमिली से मिलेंगे। दूसरी तरफ ली शाओ का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस ये पहली बार है कि आपने अपनी फैमिली का नाम यूज़ करे, तो क्या आप अब फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने का सोच रहे हैं? ली शाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, अभी तो बस मैं अपनी फैमिली का नाम यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अपने ग्रैंडपा से कोई डर नहीं है जब तक मेरी मॉम यहाँ पर है। तो और फिर ली शाओ मिंग की सारी पेंटिंग देखते हुए उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि सच मेरी वाइफ तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी यहाँ पर यूना पहुँच जाती है और वो ली शाओ से कहने लगती है कि मिस्टर ली आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि मैंने ये पेंटिंग क्या सोच के ड्रॉ करी हुई थी। तो फिर ली शाओ कहता है कि क्या सच में ये पेंटिंग तुमने बनाई हो? तो डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? ली शाओ कहता है कि बस मैं सरप्राइज था कि इतनी छोटी लड़की इतनी बड़ी मास्टरपीस कैसे बना सकती है। फिर ली शाओ कह देता है कि आप मुझे सारी पेंटिंग की प्राइस बताओ, मैं सारी पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। तो फिर यूना के डैड कहने लगते हैं कि मिस्टर ली शाओ आप तो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो आप बस मेरी बेटी से शादी करने का प्रपोज़ल भेजो, मैं ये सारी पेंटिंग आपको फ्री में दे दूँगा। ली शाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं कंपटीशन वाले दिन आपकी बेटी को सभी के सामने प्रपोज करने वाला हूँ, और इसके बदले में वो पेंटिंग की डील करके यहाँ से चला जाता है। और फिर यूना और उसके डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हमारी फैमिली बहुत ही अमीर हो जाएगी। दूसरी तरफ ली शाओ यहाँ पर मिंगशू के पास पहुँचता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। तो मिंगशू पूछती है कि क्या सरप्राइज़ है? तो फिर वो कहता है कि लेकिन सरप्राइज़ को देखने से पहले तुम्हें अपनी आंखें कवर करनी पड़ेगी, तभी तो वो सरप्राइज़ होगा ना। और फिर वो उसे ब्लाइंड फोल्ड लगा देता है और उसे लेकर जाता है और उसे उसकी सारी पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर मिंगशू तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो सारी मेरी पेंटिंग्स है, मेरी हार्ड वर्क। ली कहता है कि रोने की क्या ज़रूरत है, हाँ अगर तुम्हें खुशी हो रही है तो अपने हस्बैंड को किस कर लो। तो फिर मिंगशू कहती है कि किसने कहा कि मैं रो रही हूँ, मेरी आंखों में तो हवा चला गया था। फिर वो उसे टच करने जाती है तो लीशा कहता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे फिर से मारने वाली हो। तो मिंगशू उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो उठकर जाती है और अपनी एक पेंटिंग को उठाकर आग में डाल देती है और इसे कहती है कि तुमने मुझे रोका नहीं इसे जलाने से। तो ये कहता है कि जब ये तुम्हारी मेहनत है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसका क्या करना चाहती हो, और वैसे भी अगर इन पेंटिंग की वजह से तुम अपसेट होती हो तो तुम्हें ऑफकोर्स है कि इन्हें जला देना चाहिए। तो मिंगशू इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं अब तक 22 सालों से यून फैमिली के लिए जी रही थी, लेकिन अब से मैं खुद के लिए जीऊँगी।
और फिर वो कहती है कि लेकिन इन सारी पेंटिंग्स को तुमने कितने महंगे में ख़रीदा होगा ना, और उस बंदे ने मेरी सारी पेंटिंग को तुम्हें बेचकर कितने सारे पैसे कमा लिया होगा, और आखिर तुम्हें मेरे लिए इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये पैसे वर्थ इट है अगर इससे तुम्हारी खुशी मिले तो। फिर मिंगशू उसे हक करने लगती है तो ली बहुत ही खुश हो जाता है कि लगता है मैंने इसका दिल जीत लिया हूँ। फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है तो मिंगशू उसे रोक देती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। तो फिर ये इसे सॉरी बोलता है और कहता है कि बस मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो फिर ये कहती है कि अभी हम दोनों को मिले हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही तो हुआ है और इतनी जल्दी तुम इससे प्यार कैसे कह सकते हो। इतने सालों से यून फैमिली ने मुझे पाला और मुझे लगा कि शायद वो मुझसे प्यार करते होंगे, लेकिन ये सब बस उनका झूठ था। और फिर मेरी फियांसी ने भी मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और उसने भी मुझसे झूठा प्यार किया, तो मुझे अब किसी पर भी बिलीव नहीं है। तो ली उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझ पे बिलीव करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये कहती है कि अगर मैं कहूँगी कि तुम मेरा इंतज़ार करो तो करोगे। लीशा कहता है कि हाँ, बस तुम उससे पहले किसी और से प्यार मत करना। फिर ये सुनते के साथ ही मिंगशू सोचती है कि आज वो इतना सीरियस क्यों लग रहा है। फिर वो उसे बताती है कि 3 दिन बाद पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं अपने पेंटिंग में फोकस करना चाहती हूँ और डिस्टर्ब नहीं होना चाहती हूँ। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और अच्छे से टाइम देगा। ये सुनकर मिंगशू खुश होती है और फिर उसे किस करके वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू कंपटीशन के लिए पेंटिंग बनाने में लग जाती है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूना यहाँ पर कंपटीशन आने के लिए बड़ी खुश हो रही होती है कि सभी पब्लिक उसका इंतज़ार कर रहे हैं और जब वो अपना नाम सभी को बताएगी और सभी को दिखाएगी तो वो कितनी फेमस होने वाली है। फिर यहाँ पर हम लीशा के डैड को देखते हैं जिन्हें इस बारे में पता लग जाता है कि जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसका जज बनकर वहाँ पर लीशा जा रहा है। तो ये सुनते के साथ ही वो अपने गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ लीशा को बोलो वापस आने के लिए। तभी इतने में यहाँ पर मॉम आ जाती है और वो लीशा के डैड को समझाने लगती है कि उन्हें लीशा को परेशान नहीं करना चाहिए और अपनी खुशी में खुश रहने देना चाहिए। पहली बात तो वो उनसे कहती है कि जो उसकी एंगेजमेंट फिक्स है लिन फैमिली के साथ वो कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि लिन फैमिली की जो असली बेटी है वो तो इतने सालों से खो चुकी है, तो ये एंगेजमेंट का क्या ही फ़ायदा है, इसे कैंसिल होना चाहिए। तो फिर डैड कहते हैं कि लिन फैमिली का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, इसलिए हम ये खुद से शादी नहीं तोड़ सकते। हाँ, अगर वो लोग तोड़ना चाहे तो ही बात है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि सिर्फ इसी वजह से मेरा बेटा इतने टाइम से घर नहीं आ रहा है। मुझे उसकी कितनी फ़िक्र हो रही है कि वो अपना ख्याल भी ठीक से रखता होगा कि नहीं और ठीक से खाना टाइम पर खाता होगा कि नहीं। और वो मन में सोचती है कि मुझे अपनी बेटी की कितनी फ़िक्र क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छा ही है कि अपना खुश रहे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हम मिंगशू को देखते हैं जो कि सोकर उठने के बाद जब रूम से बाहर निकलती है तो सोचती है कि आखिर जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर वो यहाँ ली को कुकिंग करते हुए देख लेती है और शौक होती है कि तुम खाना पका रहे हो। तो फिर वो जल्दी से उसके पास आता है और कहता है कि वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ किचन प्ले खेलने आई हो। फिर मिंगशू इससे दूर होने लगती है तो ये कहता है कि वाइफ तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेड इन दोनों का ऐसे देख लेती है तो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखी, आप लोग अपना कंटिन्यू रखो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर मिंगशू यहाँ पर देखती है कि ली ने इतनी सारी कुकिंग करा है तो वो पूछती है कि सब तुमने बनाया हो। और फिर वो देख लेती है कि ली की उंगली कटी हुई है तो वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश खानी थी तो मैंने सोचा कि मैं ही बना दूँ। मिंगशू सुनकर बहुत ही खुश होती है और फिर दोनों यहाँ फिर से किस करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि लिन फैमिली के हैं और वो लोग यहाँ पर मिंगशू की वो कंपटीशन वाली पेंटिंग देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि इस फेमस पेंटर की स्किल कितनी ज़्यादा अच्छी है और वो बिल्कुल मिस्टर लिन जैसे मिल रही है। तो ये लोग यहाँ पर अपनी बेटी को याद कर रहे होते हैं कि काश अगर वो भी ज़िंदा होती तो वो भी अभी 20 साल की ही लड़की होती और उसके अंदर भी पेंटिंग स्किल होती। फिर फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर कोई फेमस मास्टर भी आए होते हैं खास करके मिंगशू की पेंटिंग देखने के लिए। और ये देखकर तो यूना के डैड तो बड़े खुश होने लगते हैं कि अभी उनकी फैमिली का इतना नाम होने वाला है। फिर यहाँ पर लीशा भी पहुँच जाता है पेंटिंग कॉम्पिटिशन में और वो जज वाली सीट पर बैठ जाता है और स्टार्ट करने के लिए बोलता है। फिर उसके सामने सारी पेंटिंग दिखाई जाती है और जिनमें से वो लास्ट में सिर्फ 2 ही पेंटिंग चुनता है, जो कि दोनों ही पेंटिंग मिंगशू की है, लेकिन एक यहाँ पर इसमें से यूना की होती है और एक मिंगशू की। और फिर जैसे ही सारे पेंटर स्टेज पर आते हैं तो उनमें से एक मिंगशू भी होती है और उसने मास्क लगा कर आई होती है तो कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता है, बस शक कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल मिंगशू की तरह कैसे दिख रही है। और यही देखकर तो यूना की मॉम तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो यूना के डैड उसे समझाते हैं कि एक जैसे दिखने वाले लोग कई सारे होते हैं, तो वो तो मर चुकी है तो ये थोड़ी ना वो हो सकती है।
यूना भी पहले इस बात से घबरा रही होती है, पर फिर वो अपने आप को समझा लेती है कि ये वो थोड़ी ना है। फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए बताने लगती है कि वही वो फेमस पेंटर है जिसके बारे में इतना नाम हो रहा है। और फिर वो यहाँ मिंगशू की बनाई हुई पेंटिंग के बारे में बताने लगती है कि उसने क्या सोचकर वो पेंटिंग बनाई है। तो फिर उसके मॉम डैड तो बड़े खुश हो रहे होते हैं और सभी भी तारीफ़ करते हैं। फिर नेक्स्ट बारी होती है मिंगशू की, और होस्ट उससे पूछती है कि उसने आखिर अपनी पेंटिंग को क्या सोचकर बनाई है। तो फिर मिंगशू यहाँ पर सब बताने लगती है कि उसकी पेंटिंग की इंस्पिरेशन क्या है। फिर उसकी बातें सुनकर लिशाओ तुरंत ही उसकी तारीफ़ करने लगता है कि उसने कितने अच्छे से प्रेजेंट करी है। तभी जैसे मिंगशू उसे देखती है तो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ पर लिशाओ सोच रहा होता है कि वाइफ कितना खुश हो गई होगी ना, और सोच रही होगी कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तभी यहाँ पर लिशाओ की आंटी नोटिस कर लेती है कि ये इस लड़की को बड़ा आंखों से टीस कर रहा है। फिर लिशाओ मिंगशू से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी कि आखिर तुमने ऐसी पेंटिंग कैसे बनाई। तो फिर वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने लगती है कि मुझे मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने पाला है और उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है। उन लोगों ने बस मुझे नाम की अपनी बेटी रखा, लेकिन घर में मुझे कोई वैल्यू नहीं दी, और मेरी सारी की हुई पेंटिंग को उन्होंने मेरी सिस्टर को दे दिया। तो इस सुनने के साथ ही यूना भी शौक होती है और उसके मॉम डैड भी, और वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये मिंगशू तो नहीं है, लेकिन वो तो मर गई है ना। फिर जो और भी लोग होते हैं वो ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर किसी के अडॉप्टिव पेरेंट्स इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। फिर मिंगशू बताने लगती है कि मेरे वो अडॉप्टिव पेरेंट्स यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए हैं। तो इस सुनते के साथ ही यूना की मॉम कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन। तो यूना अपना मास्क हटाती है और कहती है कि मैं वही हूँ जिसको आप लोगों ने मार दिया था, ऐसा आपको लग रहा है। तो यूना के डैड भी कहते हैं कि तुम अभी तक मरी नहीं। मिंगशू कहती है कि अगर मैं मर जाती तो यहाँ पर आप लोगों की क्राइम एक्सपोज करने कैसे आती। फिर यूना की मॉम तो पूरा डर चुकी होती है कि अब तो हम गए। तो डैड उसे समझाता है कि डरो मत, अगर हम लोग अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे ना तो ये कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगी और इस पर कोई बिलीव भी नहीं करेगा। और फिर वो मिंगशू से कहते हैं कि तुम आखिर हमारे ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो, हमने तुम्हें पाले। तो फिर मिंगशू कहती है कि आप लोगों ने बस पैसों के लिए मेरा यूज़ करें। ये सुनते के साथ ही लिशाओ की आंटी, जो कि जज में से एक है, वो कहने लगती है कि सब चल क्या रहा है। तो लिशाओ कहता है कि आंटी आप शांत रहो और देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर तो यहाँ पर यूना के डैड कहने लग जाते हैं कि मेरी बेटी मेंटली बीमार है इसलिए वो कुछ भी कह रही है। फिर वो मिंगशू से कहते हैं कि तुम्हें कोई ये सब कहने के लिए मजबूर कर रहा है ना, देखो अपने डैड के पास जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो मिंगशू कहती है कि आपने इतने सालों से मुझे तो झूठ बोला है, लेकिन आप इन सारे ऑडियंस को अपनी बातों में नहीं ले सकते, ये आपके झूठ में नहीं आने वाले। फिर होस्ट मिंगशू से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगी कि वो सच कह रही है। तो फिर वो कहती है कि ये जो मेरी सिस्टर यूना खड़ी है ये कोई रियल पेंटर नहीं है, उल्टा ये मेरी जगह ले रही है और मेरे नाम से प्रिटेंड कर रही है। पर यूना यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि तुम सिर्फ झूठ कह रही हो। तब यहाँ पर लिशाओ की आंटी कहती है कि तुम में से कौन झूठ कह रहा है कौन नहीं ये तो अभी पता लग जाएगा, तुम लोगों को अभी सभी के सामने पेंटिंग करना होगा ताकि फिर ये कंपटीशन कंटिन्यू किया जा सके। मिंगशू इसके लिए तुरंत ही मान जाती है और फिर वो जाकर तुरंत ही पेंटिंग फाड़ देती है और कहती है कि मेरी बनाई हुई पेंटिंग है तो मैं उसे तुरंत ही रिक्रिएट कर सकती हूँ। और फिर वो बनाने लग जाती है और उसे देखकर लिशाओ बहुत ही इंप्रेस हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि सच में ये वो लड़की जिसे मैं इतना लाइक करता हूँ वो कितनी कूल है। फिर यहाँ पर मिंगशू तो तुरंत ही पेंटिंग ड्रॉ करके सभी को दिखा देती है और फिर होस्ट और सभी लोगों को पता लग जाता है कि वो रियल वाली फेमस पेंटर मिंगशू कोई और नहीं बल्कि यही है और फेक वो है। फिर यूना कहने लगती है कि हाँ मैं फेक हूँ, लेकिन सिस्टर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने खुद मुझे अपना नाम देने का प्रॉमिस करी थी। और फिर यूना के डैड भी उसके साथ मिलकर एक्टिंग करने लगती है। तो मिंगशू कहती है कि ये सब एक्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर वो लिशाओ की मदद से वो वीडियो लीक करवा देती है जो उसे यूना और उसके डैड की सारी बातों की सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी जिसमें वो लोग सारी चीज़ें बता रहे थे। अब सारी पब्लिक ये सब देख लेते हैं और यूना के डैड भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसके पास एविडेंस कैसे है। फिर यूना यहाँ पर उस मिस्टर जियांग को भी बुला लेती है और वो ये प्रूफ कर देती है कि कैसे उसके ये अडॉप्टिव डैड उसे मारना चाहते थे और वो सभी को ये भी बताती है कि कैसे वो लोग उसे लॉक करके रखते थे और उससे हमेशा पेंटिंग करवाते थे ताकि अपने पैसे कमा सके। फिर यूना और उसके मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं कि उनकी सारी पोल खुल गई और फिर लिन फैमिली के जो कपल होते हैं वो लोग भी इस बारे में सुनकर बहुत ही अपसेट होते हैं कि बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है। फिर वो डरने लगते हैं कि हमारी बेटी भी इतने टाइम से मिली नहीं है, क्या उसने भी ऐसी ही लाइफ गुजारी होगी। वो लोग डिसाइड करते कि नहीं ये लड़की भी हमारी बेटी की उम्र की है और इसने इतना सफ़र करी है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए।
तो मिस्टर लिन मान जाते हैं और वो तुरंत ही यूना के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हो। तुम्हारी सज़ा तो ये होनी चाहिए कि तुम्हें इस शहर से निकाला जाए। फिर यूना के मॉम डैड तो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं और डैड कहने लगते हैं कि सब मेरी गलती है, मेरी बेटी ने बाहर इतना सफ़र करी थी तो मैं बस उसका फ्यूचर बनाना चाहता था, इस वजह से मैंने ये सब किया। फिर वो यहाँ मिंगशू के सामने नील डाउन करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कम से कम तुम्हें रहने को छत दिया था और अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखा था, तो कम से कम इसी वजह से मेरी बेटी को छोड़ दो और उसके साथ कुछ गलत मत करना। पर फिर गार्ड्स यूना और उसके मॉम डैड को यहाँ से पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं और फिर सारे गेस्ट लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं और यूना बहुत ही अपसेट होती है और सोचती है कि इवन यूना के डैड भी उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो वो सोचती है कि आखिर मेरे रियल पेरेंट्स कहाँ पर है और आखिर उन लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर लीशा जैसे ही मिंगशू के पास जाने वाला होता है तो उसकी आंटी उसे रोक लेती है और कहती है कि भूलो मत कि तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स है, तुम उसके पास जाओगे तो तुम उसे और नुकसान पहुंचा दोगे, इसलिए उसका पीछा करना छोड़ दो। फिर मिंगशू यहाँ रोने लगती है तो उसके पास लिन फैमिली के वो कपल आ जाते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं। तभी यहाँ पर ली फिर से जाने की कोशिश करता है तो उसकी आंटी उसे रोक कर कहती है कि तुम जाओ कार में मेरा वेट करो, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। और फिर वो मिंगशू के पास आकर मिस्टर लिन और उनकी वाइफ से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी, और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। और फिर मिस्टर लिन की वाइफ उनसे कहने लगती है कि हस्बैंड मुझे शक हो रहा है कि यही लड़की हमारी बेटी है, प्लीज़ उसके बारे में पता करो। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू यहाँ पर सो रही होती है और लीशा उसका ख्याल रख रहा होता है। ये देखते हुए लीशा की आंटी उससे पूछती है कि लगता है ये लड़की सच में तुम्हारे लिए ट्रेजर है, तो फिर ये बताओ कि लिन फैमिली को तुम क्या एक्सप्लेन करने वाले हो। तो लीशा कहता है कि ये शादी मेरे डैड ने डिसाइड करे, मैंने नहीं। तो आंटी कहती है कि लेकिन तुम अपनी फैमिली के वारिस जो। लीशा कहता है कि फिर ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुझे लिन फैमिली की डॉटर से शादी करनी पड़े। और वो अपनी आंटी से कहता है कि वैसे अभी मिंगशू के सामने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज मत करना। तो ये सुनकर उसकी आंटी काफ़ी शौक होती है कि अभी उसे तो पता ही नहीं है कि वो ली फैमिली का वारिस है। लीशा कहता है कि अगर इसे पता लगेगा ना तो ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनकर आंटी भी हंसने लगती है और फिर उसे कहती है कि वैसे मैं मिंगशू को अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। तो ये कहता है कि आंटी क्या आप मिंगशू को मुझसे छीनना चाह रही हैं। तो फिर आंटी कहती है कि तुम इतना नर्वस क्या हो रहे हो, मैं इसे खाने वाली थोड़ी ना हूँ, ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, तो मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाहती हूँ कंपटीशन के लिए। तो ये सुनकर फिर लीशा भी खुश होता है और उसकी आंटी उसे अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि जब मिंगशू उठ जाएगी तो उसे ये कार्ड दे देना और कह देना कि वो कॉम्पिटिशन की अच्छे से तैयारी करे। फिर लीशा की आंटी के यहाँ से जाने के बाद मिंगशू की नींद खुलती है और वो कहती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। तो फिर लीशा उसे बताता है कि कंपटीशन ख़त्म भी हो चुका है और तुम सो रही थी। तो फिर ये इसे थैंक यू कहती है कि तुमने मेरा ख्याल रखा। फिर लीशा इसे बताता है कि मास्टर निंग तुमसे मिलना चाहती है और उन्होंने तुम्हें अपने कंपटीशन के लिए भी इनवाइट करी है। तो इस सुनने के साथ ही मिंगशू तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर लीशा उसे वो कार्ड दे देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिंगशू लीशा की आंटी से मिलने जा रही होती है, तभी यहाँ पर इसे इसकी बहुत सारी फैंस मिल जाती है। तो ये सब देखकर लीशा बहुत ही खुश हो रहा होता है कि मिंगशू अब कितना ज़्यादा खुश है और कॉन्फिडेंट है। फिर यहाँ पर जैसे ही वो उसकी आंटी से मिलती है तो वो उन्हें मास्टर कहने लगती है। लीशा की आंटी कहती है कि तुम मुझे आंटी बोलो, मुझे ये सुनने ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी इतने में यहाँ पर फिर ली भी आ जाता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो फिर मैं भी आपको आंटी बुला सकता हूँ ना। तो आंटी तो इसके लिए भी हाँ बोलती है और वो प्रिटेंड करती है कि वो लीशा को जानती नहीं है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वैन है। वो यहाँ मिंगशू को देखकर जेलस होने लगती है कि आखिर वो लीशा के साथ कैसे घूम सकती है, लीशा सिर्फ मेरा है। फिर हम देखते हैं कि मिंगशू यहाँ मास्टर के साथ यहाँ उनकी क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट से मिलती है। और फिर जब यहाँ क्लास स्टार्ट हो जाती है तो सभी स्टूडेंट्स को अपना डिज़ाइन का ओपिनियन बताना होता है। तो मिंगशू का जो आइडिया होता है वो मास्टर को बहुत ही पसंद आता है और वो यहाँ पर उसकी तारीफ़ करने लगती है। तो वैन को इस बात से बहुत ही चिढ़ होती है। तो मास्टर उसे समझाती है कि वो रिच फैमिली से इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड होगी। जब क्लास खत्म हो जाती है तो सारे स्टूडेंट यहाँ मिंगशू के पास आकर उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देखकर वैन को बहुत ही जेलसी फील होती है और वो सभी को गुस्से में जाने के लिए बोलती है। तो सभी चुपचाप से उसके डर से चले जाते हैं क्योंकि वो अमीर है। और फिर वैन यहाँ मिंगशू को बातें सुनाने लगती है तो मिंगशू भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि तुम्हारे अंदर ज़्यादा टैलेंट नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और नो टैलेंट के साथ साथ तुम बिना दिमाग की भी हो। फिर वैन को बहुत गुस्सा आ रही होती है और मिंगशू यहाँ से स्टाइल में चली जाती है। तो सारे स्टूडेंट उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्या हुआ, कितनी टैलेंटेड है। फिर वैन
अपने घर जाती है और हमें पता चलता है कि वो असल में लिन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। वो उन्हें रोते हुए बताने लगती है कि ली शाओ के पास अब गर्लफ्रेंड है और मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझसे शादी करेगा, ऐसा वो रोकर कहने लगती है। तो ये लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम उस ली शाओ को ऐसा नहीं करने देंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि मिंगशू की क्लास की छुट्टी होते ही ली शाओ उसे पिक करने के लिए जाता है और वो उसकी सैंडल भी हाथ में उठा लेता है और उसे भी उठाकर यहाँ कार में बैठाता है। और तभी यहाँ पर एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। तो ये देखकर असिस्टेंट तो बहुत ही खुश होने लगता है और वो जानबूझ के ब्रेक वगैरह मारता है ताकि वो दोनों और क्लोज होते रहें। फिर इसके बाद ली शाओ अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बहुत ही चिल्लाते हैं कि वो लिन फैमिली के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता है, चाहे जो हो जाए। फिर वो घर आने के बाद इसी बारे में सोच रहा होता है और देखता है कि मिंगशू यहाँ सोफा पर ही सो रही है। तभी वो जाग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर इसके बाद दोनों यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इतने में यहाँ पर फिर से ली शाओ को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्ला रहे होते हैं। तो मिंगशू कहती है कि क्या तुम कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और कोई फैमिली ट्रबल है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। ली शाओ कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही वो कहती है कि आखिर किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। फिर दोनों यहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिंगशू यहाँ अपनी क्लास में होती है और तभी वैन इसे फिर से बातें सुनाने लगती है और कहती है कि आखिर तुम ली शाओ का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। मिंगशू कहती है कि आखिर उसका तुमसे क्या लेना देना है। तो फिर वैन इसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम उसे डिजर्व नहीं करती हो, समझी। वो ली फैमिली का वारिस है और तुम एक गरीब लड़की हो। तुमने सोची भी कैसे कि तुम ली शाओ से शादी कर पाओगी। ये सुनते के साथ ही फिर मिंगशू तो शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसे पता लग रहा है कि ली शाओ कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टर ली है। फिर वैन भी समझ जाती है कि मिंगशू को कुछ पता ही नहीं था, तो वो और उसकी बेइज्जती करने लगती है और उसे कहती है कि सोचो ली शाओ की नज़रों में तुम कितनी गिरी हुई होंगी कि वो तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी बता ही नहीं रहा था, यानी वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और कुछ भी नहीं। और तुम बस एक शेमलेस लड़की हो जो कि मेरे और ली शाओ के बीच में आ रही हो और एक मिस्ट्रेस बन रही हो। तो ये सुनने के साथ ही मिंगशू उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये तुम्हारा अंजाम है जो तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है और फिर वो ली शाओ के बारे में सोचते हुए यहाँ बैठ के रोने लग जाती है। तभी वो उसे यहाँ पिक करने पहुँच जाता है। फिर ये बहुत ही गुस्से में कार में बैठी होती है और उसे कह देती है कि जब उसके पास पहले से फियांसी थी तो उसने उसे क्यों नहीं बताया और उसने उसे अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखा था। तो यहाँ पर ली शाओ फिर उसे क्लियर करता है कि उसके दिल में तो सिर्फ वही है और वो कोई लिन फैमिली की डॉटर से शादी नहीं करने वाला है। और वो यहाँ मिंगशू को इतना मनाता है कि वो मान ही जाती है और फिर उसके बाद वो उसे लिन फैमिली के पास लेके जाता है और उन्हें बता देता है कि मैं पहले से ही मिंगशू को पसंद करता हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पर वो लोग मिंगशू से भी पूछते हैं कि क्या वो सच में इसे लाइक करता है। तो फिर मिंगशू भी कहती है कि हाँ। तो फिर यहाँ पर वो लोग मान जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मिंगशू एक अच्छी लड़की है और वो लोग नहीं चाहते कि वो आगे और सफ़र करे। फिर तो यहाँ पर ये दोनों को ये लोग गुड लक विश कर देते हैं शादी के लिए। फिर वैन गुस्सा होने लग जाती है कि आखिर आप उन दोनों को शादी के लिए कैसे कह सकते हैं। तो फिर मॉमी से समझाती है कि फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो तुम उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पर वैन फिर भी नहीं मानती है और वो नेक्स्ट डे क्लास में मिंगशू को बुली करने पहुंच जाती है। पर जैसे इस बारे में ली शाओ को पता लगता है तो वो मिंगशू के मॉम डैड को लेकर यहाँ पहुंच जाता है और उन्हें सारे एविडेंस भी दे देता है कि उनकी बेटी असल में मिंगशू है, जिन्हें वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वही उनकी खोई हुई बेटी है। मिंगशू के डैड वैन को थप्पड़ मारते हैं कि उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और वो यहाँ पर आज उनकी बेटी को तंग कर रही है। और फिर वो लोग जब मिंगशू को बताते हैं कि वही उसके मॉम डैड है तो मिंगशू तो रोने लग जाती है कि फाइनली उसके असली मॉम डैड उसे मिल ही गए। पर वैन फिर भी हार नहीं मानती है और वो कुछ गुंडों को हायर करती है मिंगशू को मारने के लिए। पर ली शाओ फिर फाइनली मिंगशू को फिर से बचा लेता है और वो इस वैन को सबक सिखाता है और उसे बताता है कि अब उसके जो अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे जो प्रॉपर्टी दिए थे वो भी उन लोगों ने ले लिए। ये सुनते के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो इसे जेल भेज देता है। और फिर ली शाओ मिंगशू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो यहाँ ली शाओ को देखकर बहुत ही खुश होती है और अब फाइनली वो उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।